नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड की दूसरी लहर के लिए आपात सहायता के रूप में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज मंजूर किया। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद पहली बैठक में मंत्रिमंडल ने कृषि उपज विपणन समितियों को कृषि अवसंरचना कोष से 1 लाख करोड़ रुपए उपयोग करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे किसानों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण फैसला बताया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की, कहा सरकार बातचीत के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से बचाव के नियमों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की, आगाह किया एक भी गलती के दूरगामी परिणाम होंगे और कोविड पर काबू पाने की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। देश में अब तक 37 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.18% हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोविड-19 से निपटने में भारत की सहायता और स्पुतनिक वी टीकाकरण में सहयोग के लिए रूस की सराहना की। विदेश मंत्री आज से जॉर्जिया की 2 दिन की यात्रा पर। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में अमरीकी सैन्य मिशन 31 अगस्त तक समाप्त करने की घोषणा की। टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन बिना दर्शकों के होगा। और विंबलडन टेनिस के सेमीफाइनल में आज विश्व के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का सामना डेनिस शापोलोव से, जबकि मातेओ बेरेतीना का मुकाबला ह्यूबर्ट हरकाज से होगा। महिला सिंगल्स फाइनल कल एश्ले बार्टी और कैरोलिना प्लिस्कोवा के बीच खेला जाएगा। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं लवलीन निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के नए पैकेज को मंजूरी दी गई है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस पैकेज से देश के सभी जिलों में बाल चिकित्सा इकाई से लेकर आईसीयू बेड, ऑक्सीजन भंडारण, एम्बुलेंस और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कल हुई कैबिनेट की बैठक में कृषि और किसान कल्याण के बारे में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मंडियों को सशक्त बनाने के लिए कृषि बुनियादी ढांचा कोष के उपयोग की भी व्यवस्था की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपए की एक नई योजना भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण 2 को स्वीकृति दे दी है। कल शाम नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इस स्कीम का लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणाली में तेजी लाना है, ताकि उसे वायरस का शीघ्र पता लगाने, उसका फैलाव रोकने और उस पर नियंत्रण करने के लिए तत्काल उपाय करने में सक्षम बनाया जा सके। इसमें बच्चों की देखभाल के उपाय भी शामिल किए गए हैं, ताकि इस दिशा में ठोस परिणाम हासिल किए जा सकें। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के उपाय इस वर्ष 1 जुलाई से 31 मार्च 2022 तक लागू किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी होगी। पैकेज 2 में कुल मिला के 23,123 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीस निकालेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन प्रयासों का लक्ष्य जिला और उप जिला स्तर पर क्षमता बढ़ाना है, ताकि कोविड महामारी से निपटने के लिए कारगर और शीघ्र उपाय किए जा सकें। उन्होंने कहा कि नई स्कीम के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी 736 जिलों में
बाल चिकित्सा इकाइयां और उत्कृष्ट बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में मदद की जाएगी। श्री मांडविया ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में 20,000 आईसीयू बिस्तरों की बढ़ोतरी की जाएगी। इनमें 30% आईसीयू बेड बाल चिकित्सा इकाइयों के लिए होंगे। श्री मांडविया ने यह भी बताया कि स्नातक, स्नातकोत्तर चिकित्सा परीक्षार्थियों और एमबीबीएस, बीएससी और जीएनएम नर्सिंग जैसे पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को कोविड नियंत्रण कार्यक्रम में तैनात किया जाएगा। पैकेज के अंतर्गत मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम के साथ तरल चिकित्सा ऑक्सीजन भंडारण के 1,050 टैंक लगाने के लिए सहायता देने का भी प्रावधान है। प्रत्येक जिले में इस तरह की कम से कम 1 यूनिट अवश्य लगाई जाएगी। एम्बुलेंस के मौजूदा बेड़े में बढ़ोतरी करने के लिए इस पैकेज के अंतर्गत 8,800 एम्बुलेंस जुटाने का भी प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारियल के उत्पादन और इसके उपज संबंधी कार्यों को अधिक लाभकारी बनाने के लिए नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे नारियल उत्पादकों को फायदा होगा। नई दिल्ली में कल शाम मीडिया को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद बोर्ड का अध्यक्ष गैर कार्यकारी व्यक्ति होगा, लेकिन उसे कृषि क्षेत्र का अनुभव और ज्ञान अवश्य होगा। श्री तोमर ने कहा कि नारियल विकास बोर्ड नारियल उत्पादन के क्षेत्र में विकास से संबंधित गतिविधियों को देश के बाहर भी आयोजित कर सकेगा। मंत्रिमंडल ने कृषि बुनियादी ढांचा कोष के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। श्री तोमर ने कहा कि कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी को कृषि बुनियादी ढांचा कोष से 1 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी, जिसकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत की गई थी। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। कृषि कानून लागू होने के बाद भी कृषि उपज मंडी को करोड़ों रुपए का साधन भारत सरकार की ओर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो सशक्त होंगी, उनके आय के साधन बनेंगे और अधिक किसानों के लिए वो उपयोग में आ सकेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि एपीएमसी के लिए एक ही बाजार क्षेत्र के भीतर विभिन्न बुनियादी ढांचों जैसे कोल्ड स्टोरेज, छंटाई, क्रम निर्धारण, परख इकाइयों और साइलो जैसी प्रत्येक परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। श्री तोमर ने बताया कि योजना के तहत किसी इकाई को वर्तमान समय में एक ही स्थान पर 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए अनुदान सहायता के लिए पात्र माना जाता था, लेकिन अब यदि पात्र इकाई विभिन्न स्थानों पर परियोजनाएं लगाती है तो ऐसी सभी परियोजनाएं अनुदान सहायता के लिए पात्र होंगी। हालांकि निजी क्षेत्र में इकाइयों को अधिकतम 25 परियोजनाएं लगाने की अनुमति होगी। 3 नए कृषि कानूनों पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा करने और कोई प्रस्ताव रखने के बारे में किसान संगठनों से बार बार अपील की है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर काफी संवेदनशील है और उन्हें अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनके कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कृषि मंत्री ने किसानों से विरोध और धरना प्रदर्शन खत्म करने की अपील की और सरकार से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ने को कहा। गृहमंत्री अमित शाह ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण की केंद्रीय योजना में संशोधन की मंजूरी देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य एजेंसियों, समितियों, राष्ट्रीय और राज्य सहकारिता संघों, स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठनों को कृषि अवसंरचना कोष में शामिल कर लिया गया है। श्री शाह ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय कृषि मंडी प्रणाली को सुदृढ़ करने के मोदी सरकार के संकल्प को दर्शाता है। यह निर्णय कृषि उत्पाद बाजार समितियों को मजबूत बनाने के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाएगा और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे। सरकार ने चालू रबी विपणन मौसम के दौरान अब तक 433 लाख टन से अधिक गेहूं खरीदा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान खरीदे गए गेहूं से 11.82% अधिक है। चालू विपणन अभियान से 49 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 85,581 करोड़ रुपए के गेहूं की खरीद की गई है। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से मूंग, उड़द, तूर, चना, मसूर, मूंगफली, सूरजमुखी बीज, सरसों बीज और सोयाबीन के 9,84,000 टन से भी अधिक की खरीदारी की है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, ओडिशा और राजस्थान के 6 लाख से भी अधिक किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों द्वारा कोविड के नियमों का पालन न करने पर चिंता जताई है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बिना मास्क और सुरक्षित दूरी के घूम रहे लोगों की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सुखद दृश्य नहीं है और इससे भय का माहौल पैदा होता है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रिपरिषद की कल पहली बैठक में श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि कोविड योद्धाओं और कोरोना का सामना करने वाले अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की कर्तव्यपरायणता से भारत वैश्विक महामारी से पूरी शक्ति से लड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में लापरवाही या कोताही नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के महीनों में संक्रमण में कमी आने से लोग बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन सबको याद रखना चाहिए कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। कई अन्य देशों में संक्रमण में बढ़ोतरी देखी जा रही है और वायरस का रूप भी बदल रहा है। पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि मंत्री के रूप में हमारा उद्देश्य भय पैदा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों से हर संभव सावधानी बरतने का अनुरोध करना चाहिए ताकि हम आने वाले समय में इस महामारी को काबू में कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र और केरल में लगातार बड़ी संख्या में कोविड मामलों के सामने आने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एक गलती के दूरगामी प्रभाव होंगे और कोरोना महामारी पर काबू पाने की लड़ाई कमजोर पड़ेगी। देश में अब तक लगभग 37 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 36,08,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण का नया चरण 21 जून से जारी है। मंत्रालय ने बताया कि कल 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 17,93,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 1,71,000 लोगों को दूसरी डोज दी गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आरंभ होने के बाद 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 10 करोड़ 82 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है और 33,70,000 से अधिक को कोविड रोधी दूसरा टीका लगाया जा चुका है। 8 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 50 लाख लोगों को कोविड रोधी पहला टीका लगाया जा चुका है। इस बीच देश में स्वस्थ होने की दर 97.18% हो गई है। कल 44,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। देश में अब तक 2 करोड़ 98 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। तमिलनाडु में कल कोविड-19 के 3,211 नए रोगियों की पुष्टि हुई। राज्य में कल कोविड से 57 लोगों की मृत्यु हो गई। कल 565 रोगियों को कोविड से स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में इस समय 33,655 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। आरटीपीसीआर के जरिए 1,54,763 नमूनों की जांच की गई। केरल सरकार ने राज्य में पहली बार मच्छर जनित जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि की है। एक रिपोर्ट। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि राजधानी तिरुवनंतपुरम में 24 वर्षीय एक महिला में जीका वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, परंतु रोगी की स्थिति स्थिर बताई गई है। उसे बुखार, सिर दर्द और लाल चकत्ते पड़ने जैसे विभिन्न लक्षण दिखाई देने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक परीक्षणों के बाद नमूनों को आगे जांच के लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की प्रयोगशाला में भेजा गया। 13 अन्य लोगों के भी जीका वायरस संक्रमित होने की आशंका है। राज्य का रोग विज्ञान विभाग स्थानीय लोगों में और अध्ययन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी 14 जिलों को इस बारे में सतर्क कर दिया है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ विजयलक्ष्मी कासोटिया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड की दूसरी लहर के लिए आपात सहायता के रूप में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज मंजूर किया। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद पहली बैठक में मंत्रिमंडल ने कृषि उपज विपणन समितियों को कृषि अवसंरचना कोष से 1 लाख करोड़ रुपए उपयोग करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे किसानों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण फैसला बताया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। कहा, सरकार बातचीत के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से बचाव के नियमों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की। आगाह किया, एक भी गलती के दूरगामी परिणाम होंगे और कोविड पर काबू पाने की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। देश में अब तक लगभग 37 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.18% हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोविड-19 से निपटने में भारत की सहायता और स्पुतनिक वी टीकाकरण में सहयोग के लिए रूस की सराहना की। विदेश मंत्री आज से जॉर्जिया की 2 दिन की यात्रा पर। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में अमरीकी सैन्य मिशन 31 अगस्त तक समाप्त करने की घोषणा की।
टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन बिना दर्शकों के होगा। विंबलडन टेनिस के सेमीफाइनल में आज विश्व के शीर्ष खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का सामना डेनिस शापोवालोव से, जबकि मातेयो बेरेतीनी का मुकाबला ह्यूबर्ट हरकाज से होगा और महिला सिंगल्स फाइनल कल एश्ले बार्टी और कैरोलिना प्लिस्कोवा के बीच खेला जाएगा। गुजरात सरकार ने सोमवार को भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इस दौरान मार्ग पर कर्फ्यू रहेगा और प्रसाद वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कल शाम ये घोषणा की। गांधीनगर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य में कोविड की स्थिति में सुधार और जन भावनाओं को देखते हुए लिया गया है। और जानकारी के साथ हमारे अहमदाबाद संवाददाता। गुजरात के गृह मंत्री श्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा कि राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है और मरीजों के ठीक होने की दर भी 98% से अधिक है। उन्होंने कहा कि प्राचीन धार्मिक परंपरा को जारी रखने की लोगों की आस्था को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा रथ यात्रा को अनेक नियंत्रणों के साथ मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि सोमवार की यात्रा में तीनों रथों के अलावा जगन्नाथ मंदिर के महंत और ट्रस्टी के एक ही वाहन को हिस्सा लेने की अनुमति होगी। लोगों को अपने घरों के अंदर रहने और टेलीविजन पर जीवन प्रसारण द्वारा रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए कहा गया है। श्री जाडेजा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह सोमवार की सुबह जगन्नाथ मंदिर की मंगला आरती में हिस्सा लेंगे, जबकि मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी पारंपरिक पहिंद समारोह में शामिल होंगे। रथ यात्रा के 19 किलोमीटर के मार्ग पर कर्फ्यू का कड़ाई से पालन किया जाएगा और रथ यात्रा 5 घंटे में पूरी करनी होगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इस साल 1 अप्रैल से 5 जुलाई के बीच 17,92,000 करदाताओं को 37,050 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड जारी किया। भारतीय आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि 16,89,000 से अधिक मामलों में 10,408 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया। इसके अलावा 1,03,000 से अधिक मामलों में 26,642 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और केंद्रीय बैंक विनियमित संस्थाओं को परामर्श जारी किया है कि वे लंदन इंटरबैंक प्रस्तावित दर लिबोर से किए गए लेनदेन के दुष्प्रभाव से बचने की तैयारी करें। रिजर्व बैंक का ये परामर्श वित्तीय संस्थानों के पुराने बेंचमार्क से नए वैकल्पिक संदर्भ दरों में परिवर्तन का एक हिस्सा है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो लिबोर संबंधी लेनदेन के बारे में विकसित वैश्विक और घरेलू स्थिति पर निगरानी रखना जारी रखेगा और सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए संबद्ध जोखिमों को कम करने के बारे में आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान सहायता पहुंचाने और स्पुतनिक वी टीके में सहयोग के लिए रूस की सराहना की है। रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन का हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की भागीदारी के साथ प्रबंधन कर रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत भारत में कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी। डॉक्टर जयशंकर रूस की 3 दिन की यात्रा पर हैं। उन्होंने कल रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसॉव से भेंट की और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग की समीक्षा की। विदेश मंत्री रूस से आज जॉर्जिया की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। वे जॉर्जिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डेविड ज़लकालियनी के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। किसी भारतीय विदेश मंत्री की स्वतंत्र जॉर्जिया की ये पहली यात्रा होगी। डॉक्टर जयशंकर जॉर्जिया के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और क्षेत्रीय तथा वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान उनके अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मिलने की संभावना है। डॉक्टर जयशंकर जॉर्जिया की सरकार और लोगों को सेंट क्वीन केटेवन के पवित्र अवशेष सौंपेंगे। वे तिब्लिसी में स्थापित की गई महात्मा गांधी की नई प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। विदेश मंत्री की यात्रा से भारत और जॉर्जिया के घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंधों में और मजबूती आएगी। अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान में उसका सैन्य मिशन 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। ये घोषणा अफगानिस्तान से अमरीकी सैनिकों को हटाने के कदम के बाद अफगानी कमांडो और तालिबान के बीच जारी लड़ाई के बीच की गई है। ये घोषणा करते हुए अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल रात कहा कि अमरीका के सबसे लंबे युद्ध का अंत हो रहा है। बिहार में राज्य के उत्तर भाग में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में तेज वर्षा से विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से बाढ़ की स्थिति बिगड़ गई है। बूढ़ी गंडक, बागमती और अधवारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ का पानी समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी जिलों के नए इलाकों में फैल गया है। पूर्वी मध्य रेलवे के मुजफ्फरपुर नरकटियागंज सेक्शन में रेल यातायात आज लगातार 6ठे दिन बाधित है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण,
सारण और सिवान सहित 9 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 11 टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगाई गई हैं। राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 95 सामुदायिक राहत केंद्र स्थापित किए गए हैं। टोक्यो ओलिंपिक खेलों में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की संभावनाओं पर एक नजर। वर्ष 1928 में जब एक नई नवेली भारतीय हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक में गई तो टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया को चौंका दिया था। लगभग 50 वर्षों के दौरान हॉकी टीम ने 11 पदक हासिल किए, जिनमें से 8 स्वर्ण भी शामिल थे। भारत ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में अपना अंतिम स्वर्ण पदक जीता था। पिछले 3 ओलंपिक खेलों की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम 2008 में जगह बनाने में विफल रही और रियो ओलंपिक में 8वें स्थान पर पहुंच गई, जबकि लंदन में 12वें स्थान पर रही। टोक्यो के लिए भारतीय टीम से काफी उम्मीदें रहेंगी। टीम वर्तमान रैंकिंग में 4थे स्थान पर है। भारतीय पुरुष टीम पिछले कुछ समय से ओलंपिक की तैयारियों के लिए बेहतर फॉर्म में है और टीम को बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखा गया है। 2020 FIH प्रो लीग में भारत ने नीदरलैंड्स पर 2 जीत दर्ज की और शीर्ष क्रम की बेल्जियम तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ ड्रॉ खेला। इससे पहले अप्रैल में भारत ने एक ही टूर्नामेंट में ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 2 बार हराया था। कोच ग्राहम रीड के अनुसार भारतीय टीम को सबसे कठिन चुनौती बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड और अर्जेंटीना से मिलने की संभावना है। भारत को अर्जेंटीना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा स्पेन के साथ पूल ए में रखा गया है। कप्तान मनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय टीम ने कई मील के पत्थर हासिल किए हैं, जिसमें 2017 का एशिया कप जीतना, 2018 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी और 2019 में FIH सीरीज फाइनल जीतना शामिल है। भारत ने भुवनेश्वर में 2018 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में भी जगह बनाई थी। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स डेस्क। टोक्यो ओलिंपिक खेल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण दर्शकों की अनुपस्थिति में आयोजित किए जाएंगे। जापान के ओलिंपिक मंत्री तमाया मारुकावा ने कहा है कि कोविड महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए खेलों के आयोजन स्थल पर दर्शकों के आने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ज्यादातर स्पर्धाएं बंद दरवाजे के पीछे आयोजित की जाएंगी। जापान सरकार ने कोरोना प्रसार को न्यूनतम रखने के लिए टोक्यो में 12 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक आपात स्थिति की घोषणा की है। आकाशवाणी समाचार के ओलिंपिक क्विज में देश के हर कोने के श्रोता भाग ले रहे हैं। ओलिंपिक क्विज में भाग लेने के लिए शाम 7:20 पर प्रसारित होने वाला स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम सुनना न भूलें। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल शीर्ष वरीयता प्राप्त एश्ले बार्टी का मुकाबला कैरोलिना प्लिस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में मातेयो बेरेटिना का मुकाबला हॉबर्ट हारकास से होगा, जबकि नोवाक जोकोविच का सामना डेनिस शापोवालोव से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने की तैयारी पर हिंदुस्तान ने सरकार के इस ऐलान को पहली खबर बनाया है कि कोरोना की काट के लिए 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय सहारा ने इसे इमरजेंसी हेल्थ पैकेज बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान को दिया है कि केंद्रीयकृत व्यवस्था के जरिए कोरोना का निरीक्षण किया जाएगा। लोकसत्य की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। हरिभूमि लिखता है, मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाएंगे अब 1 लाख करोड़ रुपए। नवभारत टाइम्स ने नए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को दिया है कि ट्विटर को देश के नियमों के अनुसार ही चलना होगा। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय सरकार की 2 टूक, फेसबुक ट्विटर की मनमानी पर कड़ा रुख अपनाया जाएगा। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री के केंद्रीय वित्त पोषित प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशकों से की गई बातचीत को प्रमुखता से लिखा है।
पत्र ने उनके इस बयान को दिया है शिक्षा मॉडल को सुगम बनाने की जरूरत। हिंदुस्तान ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के इन शब्दों को प्रमुखता से दिया है कि आतंकवाद का रूस के साथ मिलकर सामना करेंगे। पत्र लिखता है, भारत और रूस के संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में सबसे प्रमुख स्थिर रिश्तों में से एक हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन की खबरें सभी अखबारों में हैं। नवभारत टाइम्स ने उनके निधन पर प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि को दिया है कि वीरभद्र ने हिमाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य के लोगों की सेवा की। दैनिक ट्रिब्यून ने उन्हें हिमाचल की राजनीति का पुरोधा बताया है। अमेरिका के 36 राज्यों में गूगल के खिलाफ मुकदमे को अमर उजाला ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है कि एंड्रॉयड ऐप स्टोर पर नियंत्रण एकाधिकार जरूरी, कानूनों के उल्लंघन के आरोप। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड की दूसरी लहर के लिए आपात सहायता के रूप में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज मंजूर किया। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद पहली बैठक में मंत्रिमंडल ने कृषि उपज विपणन समितियों को कृषि अवसंरचना कोष से 1 लाख करोड़ रुपए उपयोग करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे किसानों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण फैसला बताया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की, कहा सरकार बातचीत को तैयार। प्रधानमंत्री ने कोरोना से बचाव के नियमों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की, आगाह किया एक भी गलती के दूरगामी परिणाम होंगे और कोविड पर काबू पाने की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। देश में अब तक 37 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.18% हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोविड-19 से निपटने में भारत की सहायता और स्पुतनिक वी टीकाकरण में सहयोग के लिए रूस की सराहना की। विदेश मंत्री आज से जॉर्जिया की 2 दिन की यात्रा पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य मिशन 31 अगस्त तक समाप्त करने की घोषणा की। टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन बिना दर्शकों के होगा और विंबलडन टेनिस के सेमीफाइनल में आज विश्व के शीर्ष खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का सामना डेनिस शापोवालोव से, जबकि मातेयो बेरेतिनी का मुकाबला हॉबर्ट हरकत से होगा। महिला सिंगल्स फाइनल कल एश्ले बार्टी और कैरोलिना प्लिस्कोवा के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।